Okay, so hello everyone, welcome to Nice Education. In this video, I will discuss about the design of shear stress, design of shear, which is a part of RCC. And today learning outcome is basic understanding of shear. Basic understanding of shear. एक्चुअली हम लोग जो आरसीसी में डिज़ाइन करते हैं वो फ्लेक्सुरल शियर के लिए करते हैं। किस टाइप के लिए शियर के लिए करते हैं? फ्लेक्सुरल शियर के लिए करते हैं, है ना। नाउ फर्स्ट वी राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सुरल शियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सुरल शियर? फर्स्ट वी राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सुरल शियर। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सुरल शियर? फर्स्ट वी विल ट्राई टू write the definition. What is flexural shear? Shear occur due to variation of bending moment along the length of beam. Along the length of beam is called flexural shear. It's called flexural shear. और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीम का डिजाइन करते हैं, है ना। किस टाइप के शेयर के लिए बीम का डिजाइन करते हैं? फ्लेक्सुरल शेयर के लिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, लिख तो लिए ही हैं, है ना। अब इसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हेल्प से कुछ है जो शेयर स्ट्रेंथ से रिलेटेड कंसेप्ट है जो समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है? होमोजेनियस बीम को कंसिडर किया है। कैसा बीम कंसिडर किए? होमोजेनियस बीम को कंसिडर किए हैं। जबकि आरसीसी में क्या होता है? आरसीसी इज ए हेट्रोजेनियस मटेरियल, है ना। बट यहाँ पर जो कंसिडर किए हैं वो क्या है? हमारा होमोजेनियस बीम है ना, जो कि हम लोग स्ट्रेंथ मटेरियल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस बीम इज अंडर एक्शन ऑफ यूडीएल विच इज W kN/m। अब इसमें देखते हैं कि शियर फोर्स का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर देखो, शियर फोर्स डायग्राम जब बनाएंगे तो कैसा होगा? लीनियर होगा। शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो लीनियर होगा, है ना। एंड पे वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? WL/2। बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका WL²/8। WL²/8, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है V होता है वो क्या होता है? dm/dx होता है। dm/dx होता है। जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है वो इसी के बारे में बोल रहा है ना। देख लेते हैं, फिगर से भी समझने की कोशिश करते हैं। dm/dx को अगर ध्यान से देखें तो क्या है? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dm/dx रिप्रेजेंटेड हियर स्लोप ऑफ PMD, है ना। यहाँ पे देखते हैं एंड पे क्या है? स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो शियर फोर्स की वैल्यू भी क्या है? ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, कर्सर को ध्यान से देखना है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो स्लोप क्या होता है? कमता जाता है। तो शियर फोर्स का वैल्यू भी क्या होता जाता है? कमता जाता है। तो ये तो रहा वेरिएशन के बारे में। अभी हम
क्या करेंगे कि इसी बीम में हम दो सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। इसी बीम में हम दो सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन आई एम कंसिडरिंग इज पी क्यू एंड सेकेंड इज आर एस। और ये दो सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है हमने कंसिडर किया है डी एक्स, स्मॉल डी एक्स। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, एक्चुअली हो क्या रहा है, PQ सेक्शन पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमारा कम है। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या है, कम है RS सेक्शन के तुलना में, RS सेक्शन की तुलना में, है ना। RS सेक्शन, ये हमारा RS है, ये हमारा क्या है, Q है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या है, कम है RS सेक्शन की तुलना में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि PQ सेक्शन पे अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे, है ना, चूंकि बेंडिंग मोमेंट PQ पे कम है तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, M अपॉन में I इंटू बाई, M अपॉन में I इंटू बाई, है ना, M अपॉन में I इंटू बाई। M अपॉन में I इंटू बाई, है ना। चलो M अपॉन में I इंटू बाई, ठीक है। तो ये तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चूंकि PQ पे क्या है, हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। और RS पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट क्या है, ज़्यादा है ना। अब देखो एक लेयर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं क्या, MN एक लेयर कंसीडर कर रहे हैं। इस पार्टिकुलर लेयर MN पे PQ सेक्शन पे तो क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस कम है, लेकिन RS पे क्या है, ज़्यादा है, RS पे ज़्यादा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारा यहाँ पे फिगर में देखने की कोशिश करना, सेम सेक्शन पे, सेम लेयर पे दो अलग अलग सेक्शन पे क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम लेयर पे अनइक्वल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, सेम लेयर पे अनइक्वल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इससे क्या होगा, लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करेगा, है ना, जो कि क्या होगा, एक टाइप का हॉरिजॉन्टल शियर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू अनइक्वल ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस जनरेटेड, ड्यू टू अनइक्वल ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस आर जनरेटेड, है ना। अब इस हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम फिगर में बनाएं कि MN लेयर पे क्या हो रहा होगा, अगर एक एलिमेंट कंसीडर करें, एलिमेंट को कंसीडर करें तो क्या हो रहा होगा, अनइक्वल बेंडिंग स्ट्रेस के कारण हमारा ये शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आएगा, इस फेस पे इधर आएगा, और इस फेस पे क्या होगा, इधर आएगा, है ना, इस फेस पे इधर आएगा, ठीक है। तो ये तो हम देखें कि बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वेरिएशन किस तरह से होता है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, कौन, RS सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअली इस बीम में हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, है ना। एक एलिमेंट ये ब्लैक कलर से कंसीडर किया जो 1 है, एक रेड कलर है वो 2 है, और एक है जो 3 है। 1 बाय 1 क्या करेंगे कि तीनों पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकालेंगे, है ना, तीनों पे क्या करेंगे, स्ट्रेस को निकालेंगे, है ना, और देखेंगे कि उसका वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया सेक्शन RS को, जो यहाँ पे RS है उसी को हमने कट करके इधर बनाया, इस बीम को कट करके इधर बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, शियर फोर्स लगेगा V, रिएक्शन A पे, है ना, एंड A पे क्या लगेगा, शियर फोर्स लगेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि नेट हमारा वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, इस सेक्शन पे भी एक शियर फोर्स आएगा भी, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक कपल क्रिएट कर रहा है, दोनों मिलके क्या कर रहा है,
कपल क्रिएट कर रहा है जो इस तरह से हमें क्या कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन मोमेंट जनरेट होगा। वो कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ इसको। ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका वैल्यू लेते हैं एम है ना, ठीक है। अगर इस पार्टिकुलर सेक्शन आर एस पे हम बेंडिंग स्ट्रेस को ड्रा करना चाहें तो क्या होगा, ए इसका वेरिएशन होगा, ए है ना। ऊपर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, नीचे क्या होगा, टेंसाइल होगा, है ना। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा, टेंसाइल होगा, है ना। सपोज करो कि ये हमारा बीम है, ये हमारा क्या है, बीम है, और ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। अब इस पर हम यदि कोई यूडीएल या फिर पॉइंट लोड लगा सकते हैं, है ना। अगर यूडीएल लगा रहे हैं तो क्या होगा, नीचे बीम सैग करेगा, है ना। इसके कारण क्या होगा, बॉटम में तुम्हारा टेंशन होगा और टॉप में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, है ना। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि टॉप में क्या हो रहा है, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जबकि बॉटम में क्या हो रहा है, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसी फार्मूला में क्या करेंगे, इसी फार्मूला में हमारा अगर सिग्मा बीसी निकालेंगे तो बाई सी पुट करेंगे, और बीटी निकालेंगे तो बाई टी पुट करेंगे, है ना। ये क्या है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है, जो अभी हम दिखाए है ना ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू होता है, मैक्सिमम होता है, सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। सेंटर पे हमारा मैक्सिमम होता है। चलो इसको लिख देता हूँ, टाउ मैक्स होता है, और टाउ मैक्स का वैल्यू कितना होता है, सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है आगे बढ़ने से। टाउ मैक्स बराबर होता है 1.5 इंटू टाउ एवरेज, है ना। और लिख सकते हैं 1.5 इंटू टाउ एवरेज का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन में बी डी, वी अपॉन में बी डी, ठीक है, वी अपॉन में बी डी, ठीक है, ठीक है। अगर किसी जनरल सेक्शन पे हम शियर स्ट्रेस निकालें, सपोज करो ए एम एन है ना, अगर इस एम एन सेक्शन पे शियर स्ट्रेस निकालें तब टाउ बराबर क्या होता है, तब टाउ बराबर क्या होता है, चलो इसको मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है तो इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना। जनरल शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ जो होता है हमारा क्या होता है, शियर फोर्स इंटू क्यू डिवाइडेड बटा आई इंटू बी, है ना। वेयर भी क्या होता है, भी तो होता है शियर फोर्स, है ना। क्यू क्या होता है, क्यू होता है ए इंटू बाई बार, है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ऑफ द सेक्शन, ऑफ द सेक्शन अबाउट विच एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, है ना। आई क्या होता है, आई होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन of the section about which axis, about न्यूट्रल एक्सिस, है ना, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्यू और आई हम समझ लिए। बी को देख लेते हैं, बी क्या होता था, याद करो, बी होता था हमारा, बी होता था विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन, है ना, एट द लेयर, इसका मतलब क्या है बताता हूँ, एट विच
shear stress is calculated. Shear stress is calculated. shear stress is calculated. कहने का मतलब है कि सपोज करो कि हम टी सेक्शन कंसीडर करते हैं. क्या कंसीडर कर रहे हैं? टी सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं. यदि कोई shear stress यहाँ पे निकालेगा तो बी का वैल्यू क्या लेगा? बी का वैल्यू क्या लेगा? बी एफ लेगा, मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज लेगा, है ना. लेकिन यदि कोई यहाँ पे shear stress निकाल रहा है तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या लेगा? विड्थ ऑफ वेव लेगा, है ना. इसका मतलब बी क्या होगा? वेरी करेगा. हम किस लेयर पे जो shear stress निकाल रहे हैं उसके अनुसार क्या करेगा? ये वेरी करेगा. तो चलो ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये इसलिए बता दिया कि आगे एल बीम टी बीम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये हमें काम में आएगा. इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा काम का चीज़ यहाँ पे नहीं है ना. चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है shear stress का. यहाँ पे दिखाया था एक्चुअली, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या दिखाए हैं. PQ सेक्शन पे क्या हो रहा था? बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम था तो बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट हो रहा था, है ना. ऊपर कॉम्प्रेसिव है, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? RS पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा है तो बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हुआ, और कॉम्प्रेसिव है, चलो मान लेते हैं C प्लस डेल्टा C है ना. ऑब्वियस है ज़्यादा होगा इधर. और यहाँ पे ये नीचे टेंशन होगा, T मान लेते हैं, नीचे T मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? T प्लस डेल्टा मिनट T प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T. ठीक है, ये सब चीज़ समझ लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, 1/1 एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 3, 1 to 3 तीनों एलिमेंट को क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें shear स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस इस पर जनरेट हो रहा है ना. तो 1/1 करके देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं 2 को, है ना. सबसे पहले 2 को, तो 2 को यदि ध्यान से देखोगे, 2 को अगर ध्यान से देखोगे ये हमारा क्या है? 2 है ना. तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है? टाउ जनरेट हो रहा है. नीचे भी क्या हो रहा है? टाउ जनरेट हो रहा है. और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? सिग्मा एक्स है जो लग रहा है. टेंसाइल इन नेचर है, अभी बता देते हैं, है ना. ये दोनों के कारण क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस आएगा इस डायरेक्शन में, ये भी टाउ होगा. और इधर इस फेस पे है जो इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी टाउ होगा, हाँ. तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे समझ के. 2 को, अगर 2 को ध्यान से देखें, ये रहा 2 पे क्या हो रहा है? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, तो नीचे क्या आएगा? टेंशन आएगा, है ना. टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा. यहाँ देखो इस फिगर में टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना, एक्स एक्सिस के बाद, है ना. वाई एक्सिस में तो कोई स्ट्रेस जनरेट हो नहीं रहा, है ना. ठीक है, कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? shear स्ट्रेस ऊपर होगा और नीचे होगा, तो वही चीज़ दिखाने की कोशिश किए हैं. अब हम क्या करेंगे? 1/1 करके इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के देखते हैं, है ना. 1/1 करके प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं. अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालें, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालें जो कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है ना. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो होता है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा. एक्चुअली हम टेंशन क्रैक जो डेवलप होगा उसका डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं, है ना. सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बटा 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई
अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर। इस केस में हमारा सिग्मा बाई तो 0 है ना, इस केस में हमारा सिग्मा बाई 0 है, तो सिर्फ सिग्मा x हो जाएगा डिवाइडेड बटा 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ भी सिर्फ सिग्मा x होगा डिवाइडेड बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया सिग्मा 1 और सिग्मा 2, प्लस लेंगे तो सिग्मा 1 आएगा, माइनस लेंगे तो सिग्मा 2 आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या, इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या, है ना। सपोज करो इसको हम ड्रा करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को ड्रा कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को ड्रा करने का कोशिश करते हैं, है ना। देखो ये है जो सपोज करो बीम का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बीम का क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना। ठीक है, ये बीम का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसा लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा सिग्मा 1, और इधर क्या लगेगा सिग्मा 2, है ना। इधर क्या लगेगा सिग्मा 2, ये क्या लगेगा सिग्मा 1, है ना। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा थीटा पी। अभी बताते हैं टेंशन इधर क्यों लगेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ये दोनों शियर स्ट्रेस क्या कर रहा होगा, इस डायगोनल के लेंथ को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा होगा, है कि नहीं। क्योंकि ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, इसका मतलब इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इधर है जो टेंसाइल है, जो टेंसाइल स्ट्रेस है जो जनरेट हो रहा है ना, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, अगर इसको ध्यान से देखें, ये ग्रीन डायगोनल क्या हो रहा है, इसका लेंथ क्या होगा स्मॉल होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। इसका लेंथ क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है कंप्रेसिव लगेगा, है ना। तो सिग्मा 2 क्या आ गया कंप्रेसिव आ गया। इस डायरेक्शन में क्या होगा टेंसाइल होगा, तो सिग्मा 1 टेंसाइल हो गया, है ना। अब हमको थीटा पी का वैल्यू निकालना है कि आखिर जो थीटा पी लगेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितना डिग्री पे लगेगा। तो पढ़ा होगा कि tan 2 थीटा पी बराबर पढ़ा होगा क्या होता है 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना। 2 इंटू टाउ डिवाइडेड बटा सिग्मा एक्स, चूँकि सिग्मा बाई यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, सिग्मा बाई क्या है 0 है। तो ये तो हमारा क्या निकल गया डायरेक्शन निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया डायरेक्शन निकल गया 2 टाउ बटा सिग्मा एक्स। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस डायरेक्शन में है जो हमारा ए लाई करेगा, है ना। तो अभी सोचो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर क्या है सिग्मा 1 है, तो इधर भी सिग्मा 1 होगा, इधर भी क्या होगा सिग्मा 1 होगा, यहाँ पर क्या है हमारा सिग्मा 2 है। अब क्या है ये दोनों सिग्मा 1 है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ, दूसरा कलर से दिखाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टेंसाइल टेंशन क्रैक का जो डेवलपमेंट होगा वो संभव है जो कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं। ये कुछ इस तरह से खींचेगा तो क्या होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये थीटा पी का वैल्यू हमारा निकल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट नंबर 2, दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट नंबर 2। अब एलिमेंट 1 का देखते हैं, एलिमेंट 1 को कंसिडर करते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है ध्यान से देखो। एलिमेंट 1 हमारा कहाँ है, ये एलिमेंट 1 है जो हमारा बॉटम में है, ये कहाँ पे है बॉटम में है। तो इस यहाँ पर तो क्या है कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, चूंकि ये बॉटम में है तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है 0 है ना, शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। अभी पढ़े थे ना टाउ बराबर बी क्यू अपॉन आई इंटू बी, क्योंकि बी क्या है इसके बाद इन्फिनेटिव है, इसके बाद इन्फिनेटिव है, जैसे इन्फिनेटिव का वैल्यू यहाँ पे रखोगे टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए एंड पे शियर स्ट्रेस क्या होता है 0 होता है ना। शियर स्ट्रेस यहाँ पे 0 हो गया, यानी इस एलिमेंट में कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या लगेगा बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, और उसका नेचर क्या होगा उसका नेचर हमारा क्या होगा टेंसाइल होगा, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं एलिमेंट नंबर 1 को, एलिमेंट नंबर 1। ठीक है,
तो एलिमेंट नंबर 1 को दिखाते हैं, ए हमारा है एलिमेंट नंबर 1, है ना। इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इसमें कोई तो शियर स्ट्रेस लगेगा नहीं, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे तो फिर वापस से वैल्यू क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका टेंसाइल क्रैक का जनरेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। अभी प्रूफ भी कर देते हैं, अभी प्रूफ भी कर देते हैं, है ना। देखो tan 2θp बराबर क्या होता है, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना। सो 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बटा क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक की है, इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। हमारा टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, टाउ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब tan 2θp बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, tan 2θp हमारा 0 हो गया। चलो इसको हटा देता हूँ, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2θp का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पाई आएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा। तो थीटा पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। π/2 मतलब कितना, 90 डिग्री, है ना। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उससे जो क्रैक का प्रोपगेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री में होगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। बॉटम पे जो क्रैक का प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, वो 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब यही होगा, है ना। तो ये तो रहा हमारा एलिमेंट नंबर 1 के बाद, किसका, एलिमेंट नंबर 1 के बाद एलिमेंट नंबर 3 को देखते हैं ध्यान से, उसके साथ क्या हो रहा है। एलिमेंट नंबर 3 देखो कहाँ पे कंसीडर किए हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे। क्योंकि यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो बॉटम में हो सकता है ना, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट नंबर 3 है जो न्यूट्रल एक्सिस पे है, और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। देखो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। चलो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस आएगा, कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट 1 का क्या हो गया, वो अपोजिट हो गया, है ना। एलिमेंट 1 का अपोजिट हो गया। इसको बंद कर देता हूँ। चलो ये हमारा क्या है, एलिमेंट नंबर 3 है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस आ रहा है। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो कुछ इसको यदि ड्रा करें तो कैसा होगा, यहाँ पे टाउ लग रहा होगा ऊपर, नीचे इस तरह से टाउ लग रहा होगा, है ना। इसको काउंटर करने के लिए कम्प्लीमेंट्री शियर का जनरेशन होगा, वो कैसा होगा, ये हमारा नीचे डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस कोई भी नहीं लगेगा, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो नॉर्मल स्ट्रेस। ये अलग बात है कि हमारा क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो ए टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, अगर इसका हम प्रिंसिपल प्लेन पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे,
मिनट। ठीक है, चलो अलग तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बीम हो गया। ये थीटा कितना आएगा अभी हम बता देते हैं निकाल के, है 45 डिग्री आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब देखो सेम तरीके से हम समझ सकते हैं, ये जो येलो डायगोनल हमने बनाया है इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जो ब्लैक डायगोनल बना रहे हैं इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। तो जैसे समझ सकते हो, देखो इसे क्या है, एक शेयर ब्लॉक बनाया है ना, इसको अगर हम इस तरह से लगाते हैं शेयर स्ट्रेस, तो क्या हो रहा है, एक डायगोनल का लेंथ है जो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो ये हमारा सिग्मा 1 हो जाएगा, है ना। और इधर कंप्रेसिव हो रहा है, ये हमारा सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये थीटा पी है जो कि 45 डिग्री आने वाला है। अभी प्रूव करके बता देते हैं, है ना। देखो ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस यदि निकालेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2, वो तो निकाल ही लेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस फार्मूला में डालना है और वहाँ से निकल जाएगा। चूँकि सिग्मा एक्स भी जीरो है, सिग्मा वाई भी जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका वैल्यू हमारा टाउ के बराबर आने वाला है ना, इसका वैल्यू टाउ के बराबर आने वाला है। ठीक है, लेकिन थीटा कैसे निकालेंगे, tan 2 थीटा पी बराबर 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बराबर 2 इंटू टाउ। अब देखो ध्यान से, सिग्मा एक्स भी जीरो है, सिग्मा वाई भी जीरो है, तो नीचे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, हाँ। और समथिंग डिवाइडेड बटा जीरो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा पी बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2 90 डिग्री, tan 90 इन्फिनिटिव होता है। दिस इम्प्लाई वी कैन राइट थीटा पी इज नथिंग बट पाई बाई 4 विच इज नथिंग बट 45 डिग्री। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। कितना हो गया, थीटा पी का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 है जो तीनों डिस्कशन कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा क्रैक का प्रोपगेशन होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे जो क्रैक का प्रोपगेशन होगा वो कैसा होगा, 45 डिग्री पे होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, लेट अस ट्राई टू ड्रा विद द डिफरेंट कलर। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, है ना, कैसा होगा क्रैक का प्रोपगेशन, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं, 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो क्रैक का प्रोपगेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, 45 डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा, है ना। सो ठीक है, ये हमें डिस्कस करना था कि तीनों एलिमेंट के साथ क्या क्या हो रहा था, है ना। एक्चुअल में देखो, ये होमोजेनियस बीम कंसीडर किए हैं तभी ऐसा शियर स्ट्रेस डायग्राम दिखा पाए, है ना। अदरवाइज आरसीसी में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होता है। अभी हम देखेंगे, कल देखेंगे, है ना, इस तरह से नहीं होता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है ना। और कल हम देखेंगे, इसको भी मिटा देता हूँ, ये हमारे काम के आज का काम की चीज़ नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए चीज़ हम बता दिए हैं। सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। ये सब चीज़ को अच्छे से लिखना है नोटबुक में और रिवाइज करना है, ठीक है, ओके। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना।
tomorrow we will cover modes of cracking. Tomorrow we will cover modes of cracking and shear transfer mechanism in RCB, which is very important topic, है ना, which is very important topic to understand further topics. So कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मिस नहीं करना है ना. सो ठीक है, अगर आज कुछ गेन कर पाए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट इन माई हैंड, है. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, बेनिफिट इसका उठा सकें, है ना. ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.